हेलो डियर, ये वीडियो मेरी बेस्ट वीडियो होने वाली है और इसीलिए ये आपके लिए भी बेस्ट वीडियो होने वाली है तैयारी के लिए। मैं स्टार्टिंग में ये सोच रहा था कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊं और ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से उनके लिए अलग वीडियो बनाऊं, बिकॉज दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज काम करेंगी। फिर मैंने ये सोचा डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज काम करेंगी, क्यों ना मैं पूरी तैयारी का मैप आपको दे दूं कि 0 से लेकर 100% तक अगर पहुंचने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका कोई है तो वो मैं आपको बता दूं। उसके बीच में मेजर माइलस्टोन्स क्या क्या होंगे और कौन सी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस से हटके हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको तैयारी के दौरान ध्यान रखनी है, वो भी यानी कि कंप्लीट पैकेज हो जाए कि कैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम में एक्सेल करने के लिए कोई रास्ता फॉलो करना पड़े, कौन सा वो रास्ता होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप गूगल के अंदर मैप लगा लेते हैं एंड अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तो ये ऐसा ही कुछ होगा। तो चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर लाइक आपका पहला टाइम है तैयारी करने का, या आप कई साल से तैयारी कर रहे हो, इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि बिगिनर के लिए तो पूरी वीडियो ऐसे ज़रूरी होगी, और जो तैयारी कर रहा है उसको ये देखना है ध्यान से कि कौन कौन से स्टेप्स उसने कर लिए हैं और कौन कौन से स्टेप्स उसने नहीं किए हैं, ताकि कहीं पर अगर कोई कमी है तो वो उसे पूरी कर ले। और उसके लिए भी मैं बताऊंगा फिर आगे। तो यानी कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। समझ में आ गई बात। और 4 से 5 महीने के दौरान बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब 4 महीने के अंदर 120 दिन होते हैं, 3 महीने के अंदर 90 दिन होते हैं। पता हो कितने होते हैं अगर आप रोज 7-8 घंटे की सीटिंग देते हो, वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैंने खुद 4.5 महीने में कैट क्रैक किया था जब मैंने कोचिंग के अंदर पहली क्लास ली, और जब मेरा एग्ज़ाम था उसके बीच में 4.5 महीने का गैप था। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ। तो ये वीडियो मैं एक मॉडरेट सी पेस पर रखूँगा, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपके लिए आ सके। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा आपको, आपका जो तैयारी का मैप है वो बताने से पहले, कि जो हर एक स्टूडेंट को एक बार देख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, होता क्या है, स्टूडेंट जो है वो 100% टारगेट नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि कट ऑफ अगर 130 पर जा रही है, 140 पर जा रही है, तो मेरे 150 आ गए, मेरे 160 आ गए तो बहुत हैं। मन में कि यार इतने बहुत हैं, अगर मैं इतना स्कोर कर लूँगा तो हो जाएगा क्या। मामला क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 200 में से 200 लाओ, 200 में से 200 लाने आसान बात नहीं है, लेकिन 200 में से 200 लाने के लिए एफर्ट्स तो हम मार सकते हैं। यानी कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हाफ हर्टेड नहीं होने चाहिए। कभी भी खुद के ऊपर कम विश्वास मत रखो कि अरे सर ये बोलने की बातें हैं, वो किस बातें हैं। आप 100% एफर्ट लगाओगे, आप टारगेट तो करो, कोई आपको पीठ थोड़ी ना देगा अगर नहीं अचीव हुआ। जब आप 100% करने के लिए एफर्ट लगाओगे अभी तैयारी में, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, उससे 1-2 दिन पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटा एग्जाम में 100% अचीव करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा। तब मैं खुद आपको बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चंस को रिलैक्स छोड़ना। लेकिन अभी तैयारी के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऐसा रहना है कि सब कुछ खा जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं उस टॉपिक को छोड़ दूं, वो मेरा टॉपिक वीक है। हो सकता है आपका कोई टॉपिक वीक है, वो क्यों वीक है, हो सकता है आपने पहले इतनी एफर्ट या एनर्जी उसके अंदर नहीं लगाई हो, आपको पढ़ाने वाला ना मिला हो, लेकिन है तो एक कंसेप्ट ही। क्या दिक्कत है, कंसेप्ट है। कोई और बंदा 1 बार में सीखता है, आप 3 बार में सीख लोगे। तो 100% टारगेट करना सीखो। क्लियर है? नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप कम टारगेट करते हो ना, आप अपनी कैपेबिलिटी को यूज ही नहीं कर पाते, फिर काहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए भाई। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो जगाओ। नेक्स्ट, डू नॉट लिसन टू नेसेयर्स। ऐसे लोग जो ये कहते रहते हैं कि भाई नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है मोटिवेट करने वालों से। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारी लाइफ में आप देखोगे कि सक्सेस रेट कम है, नॉर्मली कम होगा, क्योंकि कम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए राजी हैं। ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो ज़िंदगी में फेल होते हैं, तो वो आपको भी पुश करने की सोचेंगे, सिर्फ पीछे खींचने की सोचेंगे। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना कि वो आपको नहीं जानते हैं आप किस मिट्टी से बने हो, वो अलग मिट्टी से बने हैं। आपको पता है आप किस चीज़ से बने हो। ठीक है? तो ये मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ जो एफर्ट डालना चाहते हैं, जो एक्चुअल में सक्सीड होना चाहते हैं, जो एक्चुअल में इन एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उनकी बात मत सुनो भाई, इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो, उनको जवाब भी मत दो। कोई भी आपका, मैं ये नहीं बोल रहा आपके पड़ोसी बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, कोई स्टूडेंट भी बोल सकता भाई ऐसा नहीं होता, मेरा एक दोस्त था उसने इतने महीने तक तैयारी की फिर भी नहीं हुआ। मत सुनो उनको, बकवास। हर साल लोग सक्सेसफुल होते हैं।
लोगों के भ्रम को हर साल तोड़ते हैं लोग। एक और बात, डू नॉट स्किप ट्वाइस, काफी काम की चीज है। मान लो आज गलती से किसी कारण आप तैयारी में आपने एक रूटीन बना लिया, चाहे जिम का रूटीन हो, आपका वो टूट गया, तो कोशिश करो कि वो अगले दिन ना टूटे। जब एक चीज लगातार 2 बार छूट जाती है तो फिर क्या होती है, एक आप ऐसी ट्रैक पर आ जाते हो, तीसरी बार छूटने का उसका चांस बढ़ जाता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया है, महसूस किया है। ठीक है, तो अगर गलती से एक दिन जिम छूट गया तो अगले दिन करना भाई साहब। 2 दिन लगातार ऐसे नहीं करने की चीज स्किप हो गई। एक दिन तैयारी छूट गई, एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या करना है, छोड़नी तो एक दिन भी नहीं है, लेकिन भाई किसी कारण छूट भी जाए, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, तो दूसरे दिन वो करनी ही करनी है आपको तैयारी। नेक्स्ट, डू विद 100% इन्वॉल्वमेंट। आपको 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करना है। अदरवाइज क्या करो, उस काम को उस वक्त मत करो, उसको उस वक्त छोड़ दो। ये नहीं है कि बीच में आप खाना खा रहे हो, साथ साथ पढ़ रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो। ऐसे कोशिश करो, एक आधी बार हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करो मल्टीटास्किंग ना करें। स्पेशल खाने पे ध्यान दे, स्पेशल पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, जब आप पढ़ते हो तो ग्रुप स्टडी मत करो। कोई डाउट पूछना तो अपने दोस्त से पूछ लो। ये नहीं कि 5 बंदे इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं और बीच बीच में डिस्कस भी कर रहे हैं। अलग से बैठकर 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ वो काम करें, इज्जत करें उसकी, तभी आपको वापस इज्जत मिलेगी, तभी आप उस काम में सक्सेसफुल हो पाओगे। नेक्स्ट, इंजॉय द प्रोसेस, मेक इट एज ए गेम, ट्राई टू बी लीस्ट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट। देखो, रिजल्ट से हमें 100% लेना देना है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में रोज रिजल्ट बैठा रहेगा, शेख चिल्ली वाले सपने, कि अगर इतने नंबर इस सब्जेक्ट में आ जाएं तो ये हो जाएगा, इतने नंबर आ जाएं तो क्या मैं कट ऑफ से पार हो जाऊंगा, ऐसे लोग रोज सपने देखते रहते हैं। भाई साहब क्या करो, आप प्रोसेस को एंजॉय करो। आप जब मैथ्स कर रहे हैं, जब इंग्लिश कर रहे हैं, एक्चुअल में उस इंग्लिश को एंजॉय करने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी तैयारी को एक गेम बनाओ। जैसे गेम में अलग अलग लेवल होते हैं कि आज मैं ये पोर्शन कवर करूंगा। फिर हाँ, हम जैसे जो इंटरेस्टिंग चीज है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, आप उस चीज को डिस्कस करो, आप उस वर्ड को यूज करो रियल लाइफ में। अगर आपके 1-2 बंदे हैं या आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पर ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहो, आप उनसे अपनी तैयारी की चीजें डिस्कस करो, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बहुत ही जरूरी बात, लोग ये सोचते हैं कि बिग एक्शंस इज इक्वल टू बिग रिजल्ट्स, जो कि बिल्कुल गलत है। आप भी हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट हो जाओ, किसी और की वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट हो जाओ और एक दिन में 10 घंटे पढ़ डालो, या पता नहीं कोई बड़ा सा एम रख लो कि बस कल से तबाही मचा दूंगा, 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा। नहीं, स्मॉल एक्शंस रिपीटेड इंसेनली, छोटे छोटे एक्शंस को जबरदस्त जब रिपीट किया जाता है, देन वी गेट बिग रिजल्ट्स। आपने मीठा मीठा पढ़ना है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितनी एक बेसिक सी आप सिटिंग दे सकते हैं, लेकिन वो रोज पढ़ना है। आपको छोटी छोटी चीजें अवॉइड करनी है, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है। इंस्टाग्राम यूज करने का दिल कर रहा है, व्हाट्सएप यूज करने का दिल कर रहा है, फेसबुक, यूट्यूब यूज करने का दिल कर रहा है। जब छोटे छोटे डिसीजंस हम सैकड़ों अच्छे लेते हैं, बार बार उनको लेते हैं, तब बड़े रिजल्ट आते हैं। कोई पहाड़ मूव करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं। ये लगता है कि थोड़ी देर कर लूंगा, क्या ही होता है, होता है। ठीक है, होता है। छोटी छोटी अच्छी चीजें बार बार करने से बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, छोटी छोटी गंदी चीजें बार बार करने से गंदा रिजल्ट आता है। एट द एंड बड़ा गंदा रिजल्ट आता है कि आपके 3 साल भी लग सकते हैं कि सिलेक्शन ना हो। समझ गए? अब हम अपनी भाई तैयारी के मैप की तरफ चलते हैं। फिर लेट्स इट। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा आपको बातें पता चल जाएं कि अगर हम तैयारी करेंगे तो हमें कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम कर सकते हैं, किसी भी एरे गैरे को देखकर खुद की जिंदगी को डिसाइड ना करें कि उसने नहीं, वो नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर सकता, और किसी और को ना बताने दें कि आप नहीं कर सकते। इस जोन में आने के बाद अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जबरदस्त आप स्कोर करने वाले हो एग्जाम्स के अंदर। स्टार्ट कर दें। अब यहां पर सबसे पहले हमारे सामने है जी मेन माइलस्टोन्स, मेजर स्टेप्स। मैंने एक बार बता दिया मेजर क्या होता है, देख लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का। हम कंसेप्ट्स को सीखते हैं, हम कई तरीकों से सीख सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हर एक चीज को डिटेल में। हम कंसेप्ट्स को सीखते हैं और उसके बाद हम कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं, उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट हम लेते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और उसके अंदर हम स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं।
यानी कि हमारा एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई चीज़ सीखी और एग्जाम में जाकर उगल दी। इसके बीच में काफ़ी प्रोसेसिंग सी है, क्योंकि ये टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर है। तो स्कूल वाला मामला नहीं है। होता क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि जिसको जितने ज़्यादा कंसेप्ट्स आते हैं वो उतने अच्छे स्कोर करेगा। नहीं, सिर्फ ये 2 स्टेप नहीं है कि सीखो और उगल दो। ये काम जीके के अंदर चल सकता है, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर नहीं चलेगा। वहां पर प्रोसेस करना होता है ना। मैथ का क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता ना, डेफिनेटली क्वेश्चन याद होते हैं, लेकिन वहां पर सोल्व तो करना होता है। कई बार स्ट्राइक भी नहीं होता आपको क्वेश्चन कि करूं कैसे। तो सिर्फ कंसेप्ट से कुछ नहीं होता, एक पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए जी, 100% पॉसिबिलिटीज में यहां पर लेकर चल रहा हूं कि हो सकता कोई ऐसा बंदा हो कि भाई वो यूट्यूब से फ्री में ही पढ़ना चाहता हो, कोई ऐसा बंदा हो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहता हो, बिगिनर हो या फिर 1-2 साल तैयारी करता हो। ठीक है, अब ध्यान से भाई, हम अपने मेन काम पर आ चुके हैं इस वीडियो के। गुलाबी पेन में ले लेता हूं। तो सबसे पहला स्टेप जो होएगा वो होएगा कंसेप्ट्स लर्न करने का, अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स लर्न करने का। ठीक है, कंसेप्ट्स को लर्न करने के कई तरीके हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली पेड तरीका यूज करना चाहिए। सीधी सीधी मैं बात बताऊं क्यों, क्योंकि जो भी बंदा 5, 6, 7, 8, 10 साल से पढ़ा रहा है, बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर है मार्केट के अंदर, अगर आप उनको मनी दोगे तो अपना टाइम और एनर्जी बचा लोगे, इफ यू कैन अफोर्ड। लेकिन साथ में एक और बात बताऊंगा, ये नहीं है कि पेड चीज से ही सिलेक्शन होता है। हर साल सैकड़ों बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण क्या है, वो जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनसे भी सिलेक्शन लेते हैं। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। और पेड कोई भी चीज बेस्ट नहीं होती। देखो, आपके टीचर को नॉलेज होनी चाहिए जिससे भी आप सीखोगे। हैं, मार्केट में बतेरे टीचर होंगे जिनको नॉलेज है, बेटर नॉलेज है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि कौन सा टीचर है जिसकी जो ट्यूनिंग है, जिसकी चीजें मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं, जिससे पढ़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मेरे अंदर डर नहीं आता और सारी बातें मैं समझ पाता हूं। चीजें मुझे जादू ही नहीं लगती कि पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह की बात हो रही है, या फिर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि शायद मैं ही कमजोर हूं। चीजें समझ में आती हैं अगर समझाने वाला हो तो। ठीक है, तो इफ यू कैन अफोर्ड, तो चाहे आप ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं, वहां से आप कोचिंग में जाएं या कोई कोर्स, वीडियो कोर्स है, वहां से आप सीख सकते हैं कंसेप्ट्स। क्लियर? इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, तो आप दिल छोटा ना करें। ये नहीं है कि भाई उसी से बात बनेगी, नहीं। यूट्यूब की मदद करके और जो बुक्स मैं आपको बताऊंगा उनको यूज करके डेफिनेटली आप टॉप भी कर सकते हैं। हर साल कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल, जो अपना इवन कोचिंग सेंटर का चैनल है, उसको बेस्ट कैसे यूज करना है, ठीक है, मैं एक पीडीएफ के अंदर सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा कि किस ऑर्डर में उनको यूज करना है। मैं उनको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। अगर आपको वो चीजें चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए कौन से सेक्शन को देखूं, बिल्कुल बिगिनर हूं तो क्या देखूं, इंटरमीडिएट बच्चा हूं, 1 साल से तैयारी कर रहा हूं, कट ऑफ के पास रह रहा हूं, तो मैं क्या देखूं, वो मैं एक पेज के ऊपर सारे लिंक्स डलवा के अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, 7-8 महीने हैं, तो आप क्या करोगे, जहां से भी आप सिलेबस करोगे उस सिलेबस को 2 बार 3 बार एग्जैक्टली सेम मटेरियल से करें। अलग अलग टीचर्स की तरफ ना भागें, एक ही चीज को 2-3 बार करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम जो है वो बिल्कुल पास है, 4 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, तो सिलेबस को जस्ट वंस करें, वहां से सिर्फ एक बार अच्छे से तसल्ली से सिलेबस करें। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जैक्टली सेम स्टडी मटेरियल को, मान लो आप अपने कोर्स में ज्वाइन करते हो इवन के कोचिंग सेंटर के में, तो हम आपको पीडीएफ्स देते हैं या कोई भी टीचर आपको स्टडी मटेरियल देता है, तो एग्जैक्टली सेम स्टडी मटेरियल को आपने 2 से 3 बार रिपीट करना है। नए क्वेश्चंस की तरफ अभी मत भागो। उस स्टडी मटेरियल के अंदर या जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं, जीके के अंदर आपको कुछ नोट्स हो सकता है आप बनाओ, तो उसको 2 से 3 बार, अभी आगे मत जाओ, उसको रिपीट करो। उसके ऊपर मास्टरी हो जाएगी, कोई भी उसके अंदर से आपसे कुछ पूछे तो डेफिनेटली आप बता पाओ। तो यहां पर एक स्टेज क्लियर हो गया है आपके कंसेप्ट्स लर्न करने का। बुक्स वगैरह भी बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, और हाँ, एक और बात, जो इवन कोचिंग सेंटर के कोर्सेज है उनके ऊपर न्यू ईयर तक डिस्काउंट हम रन कर रहे हैं। फीस भी कम लग रही है कूपन कोड का यूज करके। कल मैंने वीडियो बनाई है, भूतेश सर कूपन कोड अगर आप यूज करोगे
और 1 मंथ की वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा आपको मिल रही है, तो ये भी आप अवेल कर सकते हो अगर आपको मेरे से पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो, इवन कोचिंग सेंटर के कोर्सेज। अदरवाइज ये नहीं है कि वो टीचर अच्छा है वो टीचर बुरा है, जिसका आपको समझ में आए, आपको लगे कि हाँ जो भी बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा कि पता नहीं कुछ जादुई चीजें चल रही हैं, तो मीन्स आपकी ट्यूनिंग है उस टीचर के साथ। नेक्स्ट, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने से क्या फायदा होएगा भाई साहब, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं, ग्रामर के अंदर कुछ रूल्स, उनको कंसेप्ट्स भी हम बोल सकते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, तो ताकि एग्जाम से पहले हम वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएं, तो उसके लिए हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। किस टॉपिक के कैसे नोट्स बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो कंसेप्ट्स की लर्निंग के साथ ही वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो, मैथ्स के आपको क्वेश्चंस के नोट्स नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको कंसेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर में जो कंसेप्ट्स हैं उनके नोट्स। क्लियर है कैसे उनके नोट्स बनाने हैं? इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने प्लेन ज्योमेट्री, जो सबसे बड़ा टॉपिक है मैथ्स के अंदर, उसके कंसेप्ट नोट्स बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप उन कंसेप्ट नोट्स को डाउनलोड करो। आपको खुद से प्लेन ज्योमेट्री के एटलीस्ट नहीं बनाने, आपको पता लग जाएगा कि कंसेप्ट नोट्स कैसे बनते हैं। इन कंसेप्ट नोट्स का फ़ायदा क्या होता है कि जब लास्ट का 1 मंथ होता है तो आप 1 घंटे में पूरा मैथ्स रिवाइज कर लोगे, पूरे मैथ्स के कंसेप्ट्स रिवाइज कर लोगे। कंसेप्ट्स अलग से रिवीजन चलता है, क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है, और स्ट्रेटेजी अलग से बनती है, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? सो भाई मैथ्स को कैसे तैयार करना है ये मैंने बता दिया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, यहाँ पर, और कोर्स आप किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे आप तैयारी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूँ, और हाँ, एक बार मान लो आपने मैथ्स का सिलेबस एक बार कर लिया, 2-3 बार आपने क्या किया, उस स्टडी मटेरियल को भी रिवाइज कर लिया। मान लो आप किसी बुक से भी कर रहे हैं, उसको आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद जो इवन कोचिंग सेंटर अपने इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, फिलहाल 30 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। उनको एग्जाम में जाने से पहले पक्का करके जाना। मैं गारंटी देता हूँ 70% प्लस क्वेश्चन CGL CHSL के Tier 1 में वहाँ से आएंगे, इस बार गारंटी दे सकता हूँ मैं इस चीज़ की। और मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करता लाइक जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट। देखो भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या होएगा, आपकी मर्जी है, या तो आप बुक पढ़ोगे कोई, जैसे प्लिंथ टू पैरामाउंट हो गई, SP बक्सी हो गई, ठीक है, उसके थ्रू आप ग्रामर के रूल्स करोगे, या फिर मान लो आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो वहाँ पर टीचर के द्वारा आपको नोट्स दिए गए हैं या आपने खुद से नोट्स बनाए हैं, तो इन नोट्स से आपने करना क्या है, जब लास्ट का 1 महीना बच जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करूँगा सिर्फ ऊपर ऊपर से ये बुक पढ़ लो ये बुक पढ़ लो, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। जो एक्चुअल में सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट है वो मेरी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये जो नोट्स हैं ये आखिरी के 1 महीने में आपको इंग्लिश को 1 घंटे में रिवाइज करने में मदद करेंगे। मान लो 1 महीना बच गया एंड का, तो आपने करना क्या है, एक दिन आपने मैथ्स के पूरे कंसेप्ट नोट्स देख लिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगले दिन आपने इंग्लिश की ग्रामर के कंसेप्ट नोट्स देख लिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो क्या होगा, वो कंसेप्ट आपकी आंखों के सामने बार बार जा रहा है, तो उससे जब एग्जाम में उस कंसेप्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा तो वो स्ट्राइक जल्दी होगा, समझ गए। सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, नहीं, वो सीधा स्ट्राइक होएगा। 2-3 कंसेप्ट मिक्स भी किए तो हो सकता है दूसरे लोगों को स्ट्राइक ना हो, आपको स्ट्राइक हो जाएंगे कि अच्छा इन दोनों का मिक्सर है इस क्वेश्चन में, आप उसको कर पाओगे। तो इस रिवीजन का ये फायदा होगा। तो ग्रामर ऑफ कोर्स आपने समझनी है, मैं इसे एक वीडियो के अंदर आपको पूरी समझा, ग्रामर थोड़ी पढ़ाऊंगा, तो ऐसे ऊपर ऊपर से मैं चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हैं, यानी कि अगर आपने स्कूलिंग, हिंदी भाषी तो हम सभी हैं, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, अगर आपने स्कूलिंग हिंदी में ही की है, इंग्लिश मीडियम नहीं किया है, तो आपको इंग्लिश को यूज करना, डेली यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ आप पछताओगे अगर आप नहीं यूज करोगे तो। अब इंग्लिश को यूज कैसे करेंगे, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन अंदर डालनी है इंग्लिश में जो ठीक है, जो ठीक इंग्लिश बोलते हैं। जैसे आप मूवीज देख सकते हो, जैसे आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखो। न्यूज़पेपर वगैरह लोग बोलते हैं एडिटोरियल पढ़ो, मैं बताता हूँ बकवास है, सारी चीज़ें मैं ट्राई करके बोल चुका हूँ। जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसको आप रोज़ नहीं करोगे, उससे बचते घूमोगे, उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आप अभी यार एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा मूवीज तो आप नहीं देख सकते ऑफ कोर्स, लेकिन जब भी कोई
इंग्लिश मूवी देखो, जब भी कोई चीज़ देखो सबटाइटल के साथ इंग्लिश में देखो, अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी में सब कुछ क्या है। और पढ़ो, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ो, रोज इंग्लिश को यूज करो। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, जो वोकैब है वो आपको डेली करनी है। ये नहीं है कि एग्जाम जब पास आए तो लास्ट के 2 महीने में या 1 महीने में सारी वोकैब हो जाएगी, नहीं, वोकैब ऐसी चीज़ नहीं है। आपकी बचपन से जो वोकैब डेवलप की है कि पानी को पानी बोलते हैं, इस हरी हरी चीज़ को मिर्च बोलते हैं, इस येलो येलो चीज़ को नींबू बोलते हैं, वो प्रैक्टिस से हुई है, वो बार बार यूज़ करके हुई है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। किरण की एक बुक आती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और वो चैप्टर वाइज होते हैं। चैप्टर वाइज का क्या मतलब है कि आज तक आई हुई सारी इडियम फ्रेजेस एसएससी के एग्जाम्स में एक चैप्टर में मिलेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक चैप्टर में मिलेगा, एंटोनिम सिनोनिम एक चैप्टर में मिलेगा। तो करना क्या है, आज 50 इडियम फ्रेजेस पढ़ लो, कल अगले 50 इडियम फ्रेज पढ़ लो, अगले दिन अगले 50 इडियम फ्रेजेस पढ़ लो, और पुराने वालों को भी रिपीट करते जाओ। तो क्या होगा, एक दिन आपके सारे इडियम फ्रेज हो जाएंगे। फिर अगली बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ऐसे कर लो, फिर धीरे धीरे एंटोनिम सिनोनिम को ऐसे कर लो। समझ में आ गई बात। उस 50 को आप 100 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर बात है, 30 भी कर सकते हो। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आई हुई वोकैब अगर आपको उसको रटना नहीं है, लोग रट लेते हैं, उस चीज को समझना है। एंटोनिम सिनोनिम अलग से नहीं करते हैं हम। अगर हमें एक वर्ड का मतलब पता होगा और नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन का मतलब पता होगा तो हमें पता होगा कौन इसके, किसका मतलब इससे उल्टा है, किसका मतलब इसके जैसा है। रटना नहीं है कि इसका एंटोनिम ये है, इसका सिनोनिम ये है, हमें मतलब पता होना चाहिए कि इस चीज का मतलब ये है, इस चीज का मतलब ये है। तो हमने यहां पर वोकैब को रटना नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रट लो, उसमें इंटरेस्ट लेना, उन चीज़ों को समझना कि अच्छा इस चीज़ को ये बोलते हैं, उस चीज़ की पिक्चर गूगल पर आप देख सकते हो। और मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, कोई भी वर्ड कभी भी आपको फंसे और आपको उसका मीनिंग देखना हो तो vocabulary.com एक वेबसाइट है। इनका पेड वर्जन भी आता है, मैंने ले रखा था एक बार, लेकिन उसके अंदर मेरे को कुछ ऐसा अलग मिला नहीं, सेम तरीके से वर्ड दिख रहे थे, तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप वर्ड्स, इनकी ऐप भी है बट वेबसाइट पर देख लेना बेटर है, मैं बता रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। vocabulary.com, इसके ऊपर जब आप वर्ड देखोगे तो वो उसके सारे सिनोनिम बताएंगे, एंटोनिम बताएंगे, वो आपको इस तरीके से समझा देंगे कि वो वर्ड आप दोबारा कम चांसेस है भूलने के, और उस वर्ड को आप सेव भी कर सकते हो कि दोबारा से लर्न करने के लिए सेव कर लूँ, तो आपके पास वर्ड्स की कलेक्शन भी हो जाएगी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। इस मोबाइल फ़ोन को अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करो, ठीक है, क्लियर है। और साथ में वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसको एक बार जरूर पढ़ो, उससे आपको जो बेसिक रूट वर्ड्स होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वर्ड पावर मेड इजी, अगर पूरी बुक देखकर आपको डर लगता है तो एटलीस्ट उसके 3 पार्ट हैं, उस बुक के 3 पार्ट हैं, एटलीस्ट पहले वाला पार्ट पढ़ लो, उसको छोड़ दो, ठीक है। 1/3 पार्ट उसका डेफिनेटली पढ़ो, वो काफी रिलेवेंट है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और इस तरीके से बता रखें कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग भाई आपने सिर्फ एक बार कंसेप्ट सीखने हैं, आप चाहे यूट्यूब से सीखो, कहीं से भी सीखो, वो डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। आपने एक बार कंसेप्ट सीखने, चाहे सेल्फ स्टडी से सीखो, कैसे भी सीखो। उसके बाद रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि आपको दोबारा से उन कंसेप्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, या तो खुद से जो पुराने आए हुए पेपर हैं, मैं करवाऊंगा क्या, मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पहले आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बतेरे आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस तरीके से करवाऊंगा कि वो मिनिमम पेजेस में आए। बच्चे उनको प्रिंट नहीं करवा पाते हैं, इस फॉर्मेट में लोग दे देते हैं कि पता नहीं एक पेपर में ही काफ़ी पेज लग जाते हैं, तो मैं इस फॉर्मेट में आपको दूंगा कि मिनिमम पेजेस के अंदर वो आए। अगर आज इस वीडियो के बाद मैं अपलोड नहीं करवा पाया टेलीग्राम के ऊपर तो 1-2 दिन में मैं आपको अपलोड करवा दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा वीक है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट का, जो पिछला एसएससी का पेपर है, 25 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के, सिर्फ उस सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन उठाकर काफ़ी सारे टेस्ट आप दे सकते हो उसके, ठीक है। 5-10 टेस्ट दे दिए ऐसे, तो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी उसके अंदर। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस वैसे भी कर सकते हो या मॉक टेस्ट के थ्रू भी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट जीके। तो जीके के लिए जो कंसेप्ट्स होते हैं
उनको सीखने के दो तरीके हैं, या तो आपके पास नोट्स हैं अपने इंस्टीट्यूट से, अपने टीचर से, कहीं से भी, या फिर बुक्स हैं तो आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जैसे बुक मैं आपको दो बता देता हूँ। एक तो हो गई अपनी जी ल्यूसेंट और एक हो गई अरिहंत। वैसे ल्यूसेंट कैंडिडेट प्रेफर करते हैं, मैं अरिहंत पढ़ता था। अरिहंत की एक मनोहर पांडे की बुक आती है। दोनों बढ़िया हैं, आप जो भी आपके पास है दैट इज एनफ, दूसरे की तरफ मत भागना। ठीक है, तो इनको अब जीके का क्या मामला है सर? देखो मैं कोई जादुई पिल आपको नहीं बता रहा कि मैं आपको कुछ जादुई पिल बता रहा हूं, एक्चुअली ग्राउंड पर जो प्रैक्टिकल चीज है वो बता रहा हूं। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा जी, इसको रटना नहीं है, इसको बार बार पढ़ना है। कैसे सर? जब आप इसको पहली बार पढ़ोगे, अगर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो उस कंसेप्ट को इंटरनेट पर देखो। इंटरनेट पर आप कैसे देख सकते हो? दो फॉर्म में देख सकते हो। गूगल पर आर्टिकल देख सकते हो। भाई मान लो आपको यही देखना है माइटोकॉन्ड्रिया, चलो वो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, आपको ये आर्टिकल देख सकते हो। या फिर उससे बेटर क्या है, आप YouTube के ऊपर देख सकते हो हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। तो मोटा मोटा कोई एनिमेशन की वीडियो आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, फिर चीजें आप समझ लोगे। आपको कोई चीज जाइलम फ्लोएम कैसे काम कर रही है पेड़ के, उसके एनिमेशन की वीडियो देख लो। कोई और चीज है, कोई हिस्ट्री का वाकया है, अगर किसी ने वीडियो नहीं बना रखी तो उसके लिए आर्टिकल पढ़ लो। गूगल पर लिखोगे तो कोई ना कोई आर्टिकल आ जाएगा कि भाई वो जो ट्रेन के अंदर चोरी हुई थी उस वाली ट्रेन का कांड क्या था, आपको एक पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। समझ में आ गई? तो इसी तरह हमें चीजों को समझना है, ये नहीं है कि रटना है, ये हुआ था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। समझना है हमने चीजों को। तो पहली बार टाइम ज्यादा लगेगा समझने में, ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप चीजें रिटेन भी ज्यादा कर पाओगे। फिर उसके बाद आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे, मस्त देखोगे, सारी चीजें याद होती रहेंगी आपके दिमाग में, रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आपने एक बार अच्छे से सीखा है। और एक और बात बता दूं, कई बंदे करते क्या है, तैयारी एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी वाली बुक उठाकर ले आएंगे, एम लक्ष्मीकांत उठाकर ले आए पॉलिटी के लिए फॉर एग्जाम्पल। भाई मामला क्या है, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़नी ही है तो पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तैयारी कर लो पहले कि 200 में से 180 प्लस 190 के करीब आपके आ रहे हैं, फिर पढ़ लो जितना पढ़ना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जीके में खासकर ये गलती होती है कि बहुत सारी नॉलेज के पीछे भागते हैं। तो भाई साहब न्यू नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहेगी, एक बार एक बुक ये कर ली तो उसके बाद करना क्या है भाई साहब। और हाँ, करंट अफेयर के लिए आप डेली एक एक घंटा मत लगाना, बहुत बेवकूफ़ी है। एक घंटा बहुत प्रीशियस होता है आपका, एक घंटा लोग लगा देते हैं करंट अफेयर के लिए। महीने में अगर कोई भी चैनल कहीं से भी आपको अच्छा टीचर जिसकी समझ में आती है वहां से महीने की करंट अफेयर देख लो, दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद 3 महीने की कोई डालता है, 6 महीने की कोई डालता है, साल की कोई डालता है, वो देखते रहो, पिछले महीने की रिवाइज करते रहो। उससे जितने क्वेश्चन फंसेंगे करंट अफेयर में वो तरीका एफिशिएंट रहेगा, वो तरीका एफिशिएंट रहेगा। समझ में आ गई बात? जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। और नई नॉलेज हमें मॉक टेस्ट के थ्रू जीके के अंदर मिलती रहेगी, उसको अपने ब्रेन में स्टोर करते रहना। बेसिक नॉलेज एक बुक से अपनी हो गई है। और जब लास्ट का 1 मंथ बचेगा तो जो भी मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोले हैं, कौन से नोट्स हो गए, जैसे कि जीके के नोट्स हो गए या बुक हो गई, जब लास्ट का 1 मंथ बचेगा है, रीजनिंग के तो नोट्स है नहीं, इंग्लिश के ग्रामर के नोट्स हो गए, मैथ्स के कंसेप्ट के नोट्स हो गए, वो कैब हो गई, उनका एग्रेसिव रिविजन चाहिए भाई साहब, एग्रेसिव नोट्स रिवीजन इन लास्ट 1 मंथ। एक दिन मैथ पूरा निपटा दिया, एक दिन क्या बोलते हैं 2 दिन में जीके पूरी निपटा दी। इस टाइप से जब आपको रिवीजन करना है तो फास्ट एक बार सारी चीज़ों को टच करना है। एक दिन वो कर दिया, एक दिन वो कर दिया, हो सकता है आप हफ्ते में एक चीज़, जो भी आपका वीक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, वो बैलेंस आप खुद करोगे। ठीक है, सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं आपको यूज करनी है अपने अकॉर्डिंग, कोई फिक्स तरीका नहीं है, यहाँ से चीज़ें आप सीखो। नेक्स्ट तीसरी स्टेज अपने पास है। देखो मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी, क्या बताई थी कि भाई कंसेप्ट सीखने हैं, उन कंसेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं, उस कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस यानी कि नोट्स से ही होगी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो दूसरी चीज क्या होगी, प्रैक्टिस, और तीसरी मॉक टेस्ट। अभी ये मॉक टेस्ट क्या मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बंदे ये सोचते हैं कि नॉलेज के बेस पर पेपर क्रैक होता है, भाई साहब नहीं होता नॉलेज के बेस पर, खाली नॉलेज के ऊपर बेस। ऑफ कोर्स नॉलेज पहला स्टेप मैंने आपको बताया वो जरूरी है, पहले स्टेप के बिना तीसरे पर नहीं आ पाओ, लेकिन तीसरा स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप बहुत सारे लोग कर लेते हैं, यहां पर मार खाते हैं। तो देखो जैसे ही आप 70% सिलेबस कर लो तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कई लोग डरते हैं, पूरा सिलेबस करने के बाद भी ये सोचते हैं कि एक बार थोड़ा सा और पढ़ लूँ, थोड़ा सा और पढ़ लूँ, एक बार पूरा सिलेबस कर लूँ, थोड़ा सा और पढ़ लूँ। उनको जीके की नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, मैथ के नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं, उनको ये लगता है थोड़ा और कर लूँ फिर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लूंगा।
ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन जितना भी आपने पढ़ा है उस सारे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपको क्या लगता है, आप मैथ्स में जितना भी पढ़ते हो 25 क्वेश्चन में वो सब कुछ पूछ लेता है एग्जामिनर? नहीं पूछता ना वो सब कुछ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो छोड़ दो, ऑफकोर्स वो पढ़ना पड़ेगा, बट क्या वो सब कुछ पूछ लेता है? तो एक दो नए क्वेश्चन आने से, एक दो नई चीजें जीके में पता होने से उतना आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता आपके स्कोर पर। ठीक है, जैसे ही आप 70% सिलेबस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। क्यों? देखो कि मॉक टेस्ट क्या है, ये आपको सिखाता है आर्ट ऑफ टेकिंग एग्जाम। एग्जाम नॉलेज लेना अलग बात है, उस एग्जाम के अंदर स्कोर करना अलग बात है। उस चीज की आपको आर्ट आनी चाहिए। उसके कई एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि स्किपिंग क्वेश्चन। सिर्फ नॉलेज लेने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन स्किप कैसे करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। जब आप बार बार मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा टाइम मैनेज मैं नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन मेरे को स्किप करने पड़ेंगे जो मेरा टाइम खराब करवा रहे हैं। आपको राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, कई सारी मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएंगी, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर के पास मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, और आपको क्या पता लग जाएगा कि काम कैसे मेंटेन करते हैं, हाथ पांव नहीं फूलेंगे। अगर आप ज्यादा मॉक्स यहां पर, अगर आप यहां पर 80 मॉक्स देकर एग्जाम में जाओगे तो उतने हाथ पांव नहीं फूलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन को पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो। नेक्स्ट, आप सरप्राइजेस को हैंडल कर पाओगे। कई बार क्या होगा, पेपर इजी आ जाएगा, कई बार मॉडरेट सा रहेगा, कई बार डिफिकल्ट आ जाएगा। तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन से अलग पेपर आ जाए। हर साल हड़बड़ी रहती है, अब की बार ये हो गया, अब की बार वो हो गया। हर बार बच्चे ऐसे करते हैं और हर बार बच्चे पूरे नंबर भी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरप्राइजेस को हैंडल कर सकते हैं। जब आप 50-60 मॉक दोगे, 70-80 जितने भी मॉक दो, बहुत बढ़िया बात है। जितने ज्यादा आप मॉक दोगे, आपको पता लग जाएगा कि किसी मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी में ज्यादा आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, तो सरप्राइजेस मुझे मिलेंगे। कभी मैथ्स के अंदर सरप्राइज मिलेगा, कभी जीके के अंदर, रीजनिंग के अंदर, कहीं पर भी सरप्राइज मिल सकता है आपको। तो आपको पता लग जाएगा सरप्राइजेस हैंडल कैसे करने हैं, और ये चीजें दिमाग में रखनी है मॉक देते वक्त। ऐसे मायूस होकर बैठ जाते हैं, पिछली बार 150 नंबर आए थे सर, अब की बार 130 आए मॉक में। अरे भाई, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल आ गया होगा। कभी मॉक, आपको ऐसे नहीं देखना मॉक में 150 नंबर आ रहे हैं मेरे, नहीं, मेरे मॉडरेट मॉक में 150 आ रहे हैं, इजी में 170 आ रहे हैं, डिफिकल्ट में इतने आ रहे हैं। अलग अलग लेवल के मॉक में अलग अलग आएंगे ना। ये थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ही आपने 100 नंबर का फॉर एग्जांपल मॉक दिया, 100% में से 60% मार्क्स आपने स्कोर कर लिए और 40% मार्क्स आपने स्कोर नहीं किए। ज्यादातर बंदों का फोकस होता है कि मैंने 60% ले लिए, मैंने 60% ले लिए, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। ये तो ले लिए ना, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे तो भी कर लोगे। यहां पर फोकस करो, फोकस वेयर यू डोंट स्कोर। ठीक है, जिस पोर्शन में आप स्कोर नहीं करते वहां पर आप फोकस करो, और ये देखो कि यहां पर मैं स्कोर, यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, रबड़ बन गया यार, यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैंने रॉन्ग कर दिए। यार ये मैंने गलत क्यों कर दिए, मेरे को आते ही नहीं थे, आते थे इसलिए मिस्टेक होगी। और जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, अनअटेम्प्टेड जो छोड़ दिए, ये मैंने क्यों अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए? टाइम की कमी में अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, या फिर उस वक्त मेरे को स्ट्राइक नहीं किया, अब मेरे को आता है, या मेरे को अब भी नहीं आता है। तो उस इन चीजों को एनालाइज करो और धीरे धीरे इस परसेंटेज को कम करो, कि ताकि कुछ दिनों में ऐसा हो, कुछ दिनों में ऐसा हो, धीरे धीरे इस चीज को कम करो, स्टेप बाय स्टेप ये चीज कम होगी। तो ये चीजें कौन सिखाएगा? कितनी भी नॉलेज ले लो, ये चीजें मॉक टेस्ट के अलावा सीख ही नहीं सकते। मॉक टेस्ट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। वो नॉलेज काम आ रही है, नहीं आ रही है, क्या मामला है उसका, वो मॉक टेस्ट है। नॉलेज क्या है? हथियार। मॉक टेस्ट क्या है कि वो हथियार एफिशिएंट कितना है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, कहीं हमें ट्रैवल ही ना करवाए। क्लियर है? तो भाई ये सारी मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरे ख्याल पूरा कंप्लीट हो गया है सारा मामला। तो उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान रखोगे। इनमें से एक आधी चीजें आप नोट कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग अलग स्टेज का वीडियो की। ऐसे मैं सारी स्क्रीन आपको दिखा देता हूं, ताकि आप चीजों को, मान लो आज सुबह आप उठे हो या बीच में 4 दिन के बाद आपको ये लगे, मतलब मजा ना आए, अंदर से अच्छा फील ना हो, रास्ते से थोड़े भटक गए हो, हैं, थोड़ा सा अच्छा फील करना चाह रहे हो, थोड़ा सा ट्रैक पर आना चाह रहे हो, तो मैं सारे पेज आपको दिखा रहा हूं। देखो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले का पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसका ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारे पेज आपको दिखाऊंगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप रास्ते पर रहो। दूसरी चीजों का भी दे देता हूं भाई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गई बात? और आपके पास क्या है वही मैं आपको बता रहा।
आपके पास तैयारी का मैप है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर करोगे। और दूसरी बात, जितनी भी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर देने की बोली है, टेलीग्राम चैनल पर जाओ और उन चीज़ों को लो, उनको डाउनलोड करो, उनको यूज़ करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपका कोई दोस्त है, आप चाहते हो उसका भी एग्ज़ाम क्लियर हो, देन उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और एक आधी चीज़ें अगर टेलीग्राम पर ना मिलें, एक आधी PDF जो मैंने बोली है, तो वेट कर लेना, 1-2 दिन में आ जाएंगी। मैंने बोला था एक आधी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं वो मैं आपको दे दूँगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर से किसी बेहतरीन वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।